नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी दर्शकों का डीडी न्यूज पर स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। मॉनसून सत्र के तीसरे दिन आज दोनों सदनों में पेश किए जाएंगे अहम विधेयक। राज्यसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक भी आज। पीएम मोदी का आज से ब्रिटेन और मालदीव का दौरा। ब्रिटेन के साथ द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने पर होगी चर्चा, तो वहीं मालदीव के 60वें स्वतंत्रता दिवस में बतौर मुख्य होंगे अतिथि। अमेरिकी राष्ट्रपति ने जापान के साथ की बड़े व्यापार समझौते की घोषणा। 15% टैरिफ के साथ जापान अमेरिका में करेगा $550 बिलियन का निवेश। सावन की शिवरात्रि पर सजे शिवालय, चारों ओर बम बम भोले और हर हर महादेव की गूंज। यात्रा के अंतिम दिन भगवान शिव का जल अभिषेक कर रहे हैं कांवड़िए। इंग्लैंड में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने रचा इतिहास। T20 के बाद वनडे सीरीज पर भी कब्जा। तीसरे मुकाबले में हरमनप्रीत ने ठोका शतक। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दो देशों यूनाइटेड किंगडम और मालदीव की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले पड़ाव में पीएम यूके जाएंगे। पीएम की यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ द्विपक्षीय वार्ता में मुक्त व्यापार समझौते के साथ साथ नई उभरती तकनीक, रक्षा, सुरक्षा, पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में चर्चा होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रिटेन यात्रा कई मायने में खास होने जा रही है। उनकी यह यात्रा प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के निमंत्रण पर हो रही है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह चौथी ब्रिटेन यात्रा है। इससे पहले वे 2015, 2018, 2021 में ब्रिटेन की यात्रा कर चुके हैं। अपनी इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी की प्रधानमंत्री स्टारमर के साथ द्विपक्षीय मुलाकात होगी, जिसमें दोनों देशों के बीच आपसी राजनीतिक सहयोग को और तेजी से बढ़ाने के साथ ही तमाम क्षेत्रों पर विस्तार से बात होगी। During the visit with the Right Honourable Sir Keir Starmer, the Prime Minister of the United Kingdom, and during the visit he will also call on His Majesty King Charles III. There is also during the visit interaction that is planned with business leaders both from India and the United Kingdom. This will be Prime Minister's fourth visit to the United Kingdom since assuming office. He has visited previously in 2015 and 2018, and he was there in 2021 for the COP26 summit in Glasgow. प्रधानमंत्री मोदी की लंदन यात्रा के दरमियान दोनों देशों के प्रधानमंत्री मुक्त व्यापार समझौते पर आपसी हितों पर विस्तार से बात करेंगे। Bilateral trade crossed $55 billion in 2023-24. The UK is also the sixth largest investor in India with a cumulative investment of $36 billion. And interestingly, India itself is a large source of foreign direct investment in the UK. With a cumulative investment of close to $20 billion. There are close to 1,000 Indian companies in the UK that provide employment to nearly 100,000 people and have a cumulative revenue of over $91 billion. दोनों देशों के बीच होने वाली इस महत्वपूर्ण चर्चा में आपसी हितों से जुड़े मुद्दों में जिन क्षेत्रों पर फोकस रहेगा, उसमें व्यापार, अर्थव्यवस्था, नई उभरती तकनीक, रक्षा, सुरक्षा, पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा और लोगों के बीच आपसी संपर्क के क्षेत्र शामिल हैं। पीएम मोदी लंदन में ब्रिटेन के राज परिवार से भी मुलाकात करेंगे। किंग चार्ल्स तृतीय के साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करेंगे। दोनों ही नेता आपसी हितों और वैश्विक मुद्दों पर बात करेंगे। इस यात्रा से दोनों देशों को द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने में मदद तो मिलेगी ही, इसके साथ ही क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी आपसी समझ बेहतर करने का मौका होगा। लंदन से आरेंद्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा से जहां भारत और यूके के बीच में आर्थिक अध्याय की एक नई शुरुआत होगी, तो दोनों ही देशों के बीच में आपसी रणनीतिक समझ को विस्तार देने का भी एक मौका होगा।
दोनों ही दो बड़ी लोकतांत्रिक शक्तियां शांति और स्थिरता के साथ में आर्थिक तरक्की का एक बड़ा संदेश देती भी नजर आएंगी। कैमरा पर्सन संजय जैना के साथ मैं आर्यन प्रताप सिंह, डीडी न्यूज, लंदन। और यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री मोदी 25 से 26 जुलाई तक मालदीव की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। प्रधानमंत्री 26 जुलाई को मालदीव की स्वतंत्रता की 60वीं वर्षगांठ के समारोह में मुख्य अतिथि होंगे और इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुइज़्ज़ो के बीच मुलाकात होगी। इसमें आपसी हितों के मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। ये यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और गहरा और सुदृढ़ करने का अवसर प्रदान करेगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 दिवसीय यात्रा करने जा रहे हैं ब्रिटेन की, जहां पीएम की इस यात्रा के महत्व को लेकर यूनाइटेड किंगडम में भारत के उच्चायुक्त विक्रम दोराईस्वामी से बात की हमारे संवाददाता आरेंद्र ने। देखिए ये खास बातचीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 और 24 जुलाई को यूके के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री के इस दौरे में क्या है खास, इस विषय पर बात करने के लिए बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं यूके में भारत के। और बुलेटिन में यहाँ हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हम जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मम्मी भूख लगी, ये 1 मिनट में नहीं 4 मिनट में आएगा। थोड़ा वक्त लगेगा पर सेहत को पाएगा। NDH सूजी वर्मिसेली पर सबका दिल आएगा। NDH सूजी वर्मिसेली, सेहत में स्वाद भी। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए। बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और वैसे ही खतरनाक होती है अधूरी खबर, क्योंकि हर खबर के साथ जुड़ा होता है उसका इतिहास, वर्तमान और भविष्य। देखिए हर बड़ी खबर जिसमें होगा तथ्य, तर्क और सबूत। देखिए पूरा सच प्रखर श्रीवास्तव के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। जिंदगी एक गणित है और भविष्य एक कैलकुलेशन। आपके चारों तरफ तैरती हुई खबरें एक मकड़जाल की तरह हैं। देखते तो हम बहुत कुछ हैं, लेकिन सच कितना जानते हैं? क्योंकि सच तालों में बंद है। इसी सच को हम आपके लिए डीकोड करेंगे। शोर शराबे की भीड़ में जब आपको देखनी हो पूरी खबर, तो आपके लिए है डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो न्यूज नाइट। सियासत का दांव, खेत, खलिहान और गांव, सत्ता का गलियारा, दुनिया का हर किनारा, जिम्मेदार आवाज, निष्पक्ष नजरिया, पल पल का अपडेट, दिन भर की अहम खबरों का बेबाक विश्लेषण। और जो टेररिस्ट हैं ये एक ही एंटिटी है। खबरों की दुनिया का सबसे जिम्मेदार शो न्यूज नाइट, हर रात 8 बजे। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आगे बढ़ते हैं, जहां संसद के मॉनसून सत्र का आज तीसरा दिन है। लोकसभा और राज्यसभा में दोनों ही सदनों की कार्यसूची में आज 2-2 विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध हैं। आज लोकसभा में केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल पेश करेंगे। इस विधेयक का उद्देश्य देश में खेलों का विकास और प्रोत्साहन करना है, जिसमें खिलाड़ियों की कल्याणकारी योजनाएं, खेलों में नैतिकता और पारदर्शिता, ओलंपिक और पैरालंपिक चार्टर के अनुरूप कार्यप्रणाली को अपनाना शामिल है।
और इसके अलावा इस विधेयक में खेल संबंधी शिकायतों और विवादों के समाधान के लिए एक प्रभावी प्रणाली स्थापित करने का प्रावधान है। और इसके साथ ही डॉक्टर मनसुख मांडविया राष्ट्रीय एंटी डोपिंग संशोधन विधेयक 2025 विधेयक पेश करेंगे। ये विधेयक राष्ट्रीय एंटी डोपिंग अधिनियम 2022 में जरूरी संशोधन के लिए लाया जा रहा है और इसका मकसद डोपिंग रोधी कानूनों को और अधिक प्रभावी, पारदर्शी और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाना है। वहीं राज्यसभा की बात करें तो आज राज्यसभा में 2 महत्वपूर्ण विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध हैं। इनमें समुद्र से माल परिवहन विधेयक 2025 और तटीय शिपिंग विधेयक 2025 शामिल है। केंद्रीय पत्तन, पोत, परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल दोनों विधेयक पेश करेंगे। समुद्र में माल परिवहन विधेयक 2025 समुद्री मार्ग से माल के परिवहन से जुड़े वाहकों यानी कि कैरियर्स की जिम्मेदारियां, अधिकारियों और कानूनी सुरक्षा को निर्धारित करता है और इसका उद्देश्य समुद्री परिवहन कानून को और स्पष्ट बनाना है, जिससे मालिकों, आयातकों, निर्यातकों और जहाज कंपनियों के बीच विवादों का समाधान प्रभावी ढंग से किया जा सके। ये अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाया गया है और इसके अलावा कोस्टल शिपिंग विधेयक 2025 भी उच्च सदन में विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध है। ये विधेयक भारत में तटीय नौवहन से संबंधित मौजूदा कानून को संशोधित करता है और इसका उद्देश्य समुद्री व्यापार और भारतीय नागरिकों के तटीय जहाजों को बढ़ावा देना है। विधेयक में स्थानीय भागीदारी को प्रोत्साहन और सरल नियम व्यवस्था की बात की गई है और इसके साथ ही दोनों सदनों में अन्य अहम विधायिकी कार्यों के साथ ही प्रश्नकाल के दौरान कई अहम प्रश्न पूछे जाएंगे। राज्यसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक भी आज होनी है। बांग्लादेश में सोमवार को हुए दर्दनाक हादसे के बाद भारत ने पड़ोसी देश के लिए मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। भारत ने कहा है कि घायलों के इलाज के लिए बर्न स्पेशलिस्ट डॉक्टरों और नर्सों की टीम सहित कुछ राहत सामग्रियां बांग्लादेश भेजी जाएंगी और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर दुख जताते हुए हर संभव मदद का आश्वासन दिया और इसके बाद विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत हादसे में घायल लोगों को बचाने की पूरी कोशिश करेगा। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि जरूरी चिकित्सा सहायता के साथ बर्न स्पेशलिस्ट डॉक्टरों और नर्सों की एक टीम पीड़ितों का इलाज करने के लिए जल्द ही ढाका का दौरा करेगी। डॉक्टरों की विशेष टीम मरीजों की स्थिति का आकलन करेगी और इसके बाद अगर उन्हें भारत लाने की जरूरत होगी तो इसकी भी कोशिश की जाएगी। और साथ ही विदेश मंत्रालय ने कहा है कि शुरुआती जांच और इलाज के आधार पर कुछ और टीमों को भी ढाका भेजा जा सकता है। और आज सावन की शिवरात्रि है। शिवरात्रि में शिवालयों को विशेष रूप से सजाया गया है। बम बम भोले और हर हर महादेव की गूंज के साथ सुबह से ही शिव भक्तों का मंदिरों में तांता लगा हुआ है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में श्रावण शिवरात्रि के अवसर पर श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में आरती और विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। काशी में श्रावण शिवरात्रि के अवसर पर कैलाश मठ के शिव मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई। दिल्ली में चांदनी चौक के गौरी शंकर मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और भगवान शिव का जलाभिषेक किया। उधर यूपी के बागपत में स्थित परशुरामेश्वर महादेव मंदिर में भी भक्तों की भीड़ उमड़ी। श्रावण मास में पड़ने वाली शिवरात्रि को सावन शिवरात्रि या श्रवण शिवरात्रि कहा जाता है। प्रयागराज में श्रावण शिवरात्रि के अवसर पर श्री मानकामेश्वर महादेव मंदिर में आरती की गई। कांवड़ियों में भी खासा उत्साह है।
अयोध्या में इस खास अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने श्री नागेश्वर नाथ मंदिर पहुंचकर जलाभिषेक किया। कांवड़िए अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर गंगा जल लाकर भगवान शिव का जल अभिषेक कर रहे हैं। और श्रावण शिवरात्रि के अवसर पर अयोध्या में सरयू नदी में श्रद्धालुओं ने पवित्र डुबकी लगाई। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने राज्य के पेंशनधारियों को बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल बिहार सरकार ने राज्य के 1.11 करोड़ पेंशनधारियों की पेंशन राशि को 400 रुपए से बढ़ाकर 1100 कर दिया है। और इतना ही नहीं, बिहार सरकार की ओर से योग्य पेंशन धारकों के खातों में 1227 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर भी कर दी गई है। नीतीश कुमार ने इस फैसले ने बिहार की सियासत को नया मोड़ दे दिया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। बिहार के वैशाली जिले के छोटी मड़ाई का शाही कॉलोनी। बेशक इस कॉलोनी का नाम शाही है, लेकिन यहाँ शाही जैसा कुछ भी नहीं। यदि कुछ है तो वो है यहाँ की तंग आबादी बस्ती। कॉलोनी में लाठी के सहारे अपनी जिंदगी को सहारा देती गनौरी देवी अब उम्र के आखिरी पड़ाव पर हैं। गनौरी देवी मधुमेह से ग्रसित हैं। पहले 400 रुपए के पेंशन पर मुश्किल से गुजर बसर कर रही थीं। हालांकि अब पेंशन की राशि 1100 हो जाने से वो खुश नजर आ रही हैं। पहले तो कम में मिलत रहे, 400 मिलत रहे, अब ना बढ़ले है 1100। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने कई मास्टर स्ट्रोक खेले हैं। सामाजिक पेंशन में इजाफा भी नीतीश कुमार के उन्हीं मास्टर स्ट्रोकों में से एक है। बिहार सरकार ने 11 जुलाई को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत लगभग 1227 करोड़ रुपए की राशि लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर कर दिए। ये राशि 6 सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन, बिहार विकलांगता पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन और मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के तहत वितरित की गई। 1995 से 2005 तक 200 रुपया का 200 रुपया ही रह गया, कभी 1 रुपया भी बढ़ाने का काम नहीं किए। 200 से 400 भी करने का काम मुख्यमंत्री जी 2015 में किए थे और फिर 400 से 1100 भी करने का काम मुख्यमंत्री जी किए। बिहार सरकार द्वारा पेंशन की राशि बढ़ाए जाने से जहां लाभार्थियों में खुशी दिख रही है, वहीं विपक्षी दल इसे चुनावी चाल बता रहे हैं। साल 1995 में पेंशन योजना शुरू होने के बाद ये पहली बार है जब धनराशि को लगभग 3 गुना बढ़ा दिया गया है। हालांकि एनडीए सरकार के इस फैसले पर सालाना 14,682 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। बिहार सरकार ने सामाजिक पेंशन को 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये कर दिया है। सामाजिक पेंशन के इजाफा होने से समाज के जो पिछड़े लोग हैं या जो दिव्यांग लोग हैं या जो बेसहारा लोग हैं, उन लोगों को काफी फायदा मिलेगा। कैमरामैन शिव सुमन के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज, वैशाली। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यही वो हुंकार थी जिसने भारत को गुलामी की जंजीरों से आजाद कराने का मंत्र दिया। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने शिक्षा, पत्रकारिता और जन आंदोलन से भारत को जागृत किया। उन्होंने स्वदेशी और स्वराज को जन जन का मंत्र बना दिया। मंडाले जेल में भी उनका साहस नहीं टूटा और वहीं से उन्होंने गीता का रहस्य बताया। आज उनकी सीख हमें याद दिलाती है, आजादी भीख में नहीं, संघर्ष में मिलती है। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। जब यह शब्द गूंजे तो बरतानिया हुकूमत डगमगा गई। गुलामी में दबी भारत माता की आत्मा ने अंगड़ाई ली। यह गर्जना थी उस शेर दिल सेनानी की जिसे दुनिया लोकमान्य तिलक के नाम से जानती है। 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में जन्मे बाल गंगाधर तिलक ने कभी अन्याय से समझौता नहीं किया। वह शिक्षा में मेधावी थे,
संस्कृत और गणित में निपुण थे, परंतु उनके हृदय में आजादी के लिए एक चिंगारी धधक रही थी। उनकी आंखों में परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ी भारत माता को स्वतंत्र कराने का सपना था। विदेशी वस्त्र जलाओ, स्वदेशी अपनाओ और अंग्रेजी हुकूमत को कमजोर करो। उनकी यह आवाज गली गली, गांव गांव में गूंज उठी। उन्होंने शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव को जन चेतना का मंच बना दिया। मंदिर और पांडाल राष्ट्र जागरण के केंद्र बन गए। उनके इस जन जागरण से अंग्रेज डर गए। उन्होंने तिलक को 6 साल की कठोर सजा देकर बर्मा की मंडाले जेल भेज दिया, लेकिन लोहे की सलाखें भी तिलक द्वारा जलाई गई आजादी की आग को बुझा न सकीं। जेल में ही उन्होंने गीता रहस्य लिखा और बताया, कर्म करना ही धर्म है, अन्याय के विरुद्ध लड़ना ही सच्चा योग है। लोकमान्य तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी। उन्होंने सिखाया कि आजादी कोई भीख नहीं, यह हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। उन्होंने लोगों को बताया कि गुलामी की बेड़ियां तोड़नी है तो हमें ही उठकर लड़ना होगा। 1 अगस्त 1920 को जब लोकमान्य तिलक ने अंतिम सांस ली तो करोड़ों आंखें नम हो गई, लेकिन उनका स्वराज्य का मंत्र अमर हो गया। मूंछों पर ताव, हाथों में पिस्तौल और जुबान पर बस एक ही बात, दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे। हम आज़ाद हैं और आज़ाद ही रहेंगे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक चंद्रशेखर आज़ाद की आज जयंती है। उनका जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के भाबरा गांव में हुआ था। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मूंछों पर ताव, हाथों में पिस्तौल और जुबान पर बस एक ही बात, दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे। हम आजाद हैं और आजाद ही रहेंगे। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये उस नौजवान का संकल्प था जिसने अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती दी और अंत तक सिर नहीं झुकाया। चंद्रशेखर आजाद, एक ऐसा नाम जो आजादी की लड़ाई का प्रतीक बना, जिसने अपने बुलंद हौसले और अद्भुत वीरता से इतिहास में खुद को अमर कर लिया। उनकी जिंदगी किसी किताब की कहानी जैसी लगती है, जहां एक गरीब ब्राह्मण परिवार का बेटा जंगलों में धनुष बाण चलाते हुए बड़ा होता है, संस्कृत विद्यालय में पढ़ता है और फिर ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ सबसे बड़ा विद्रोही बनकर उभरता है। देश की आजादी के लिए न सिर्फ उसने अपना नाम बदला, बल्कि जिंदगी तक कुर्बान कर दी। आइए जानते हैं उस महायोद्धा की कहानी, जिसने कहा था, मैं जिंदा कभी अंग्रेजों के हाथ नहीं आऊंगा, और सच में अंतिम गोली तक अपने इस वचन को निभाया। 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के भाबरा गांव में जन्मे चंद्रशेखर का बचपन संघर्षों से भरा था। उनका असली नाम चंद्रशेखर तिवारी था और परिवार उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के बदरका गांव से था।
बेहद साधारण परिवार से आने वाले चंद्रशेखर ने बचपन से ही धनुष बाण और निशानेबाजी में गहरी रुचि दिखाई। उन्होंने भील बच्चों के साथ तीर चलाना सीखा और यहीं से उनकी क्रांतिकारी चेतना की नींव पड़ी। उनका शरीर बलिष्ठ था, आंखें कवि जैसी गहराई लिए हुए, लेकिन भीतर जल रही थी एक आग, आजादी की आग। बनारस में उन्होंने संस्कृत विद्यालय में पढ़ाई की और वहीं असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस के छात्र संगठनों से जुड़ गए। धरना प्रदर्शनों में हिस्सा लिया और पहली बार गिरफ्तार हुए। जब मजिस्ट्रेट ने उनका नाम पूछा तो उन्होंने जवाब दिया, नाम आजाद, पिता का नाम स्वतंत्रता, पता जेल की कोठरी। इस जवाब से अंग्रेज अफसर बौखला गए और चंद्रशेखर को 15 बेंत की सजा सुनाई गई। लेकिन इस युवा ने न तो दर्द को जाहिर किया न शिकायत की, बल्कि हर बेंत के साथ भारत माता की जय का नारा लगाया। इसके बाद उन्होंने तय कर लिया कि वे अपने जातीय नाम को त्याग कर सिर्फ आजाद कहलाएंगे और कभी भी अंग्रेजों के हाथ जिंदा नहीं आएंगे। लेकिन 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में उन्हें पुलिस ने घेर लिया। गोलीबारी शुरू हुई, लेकिन आजाद का निशाना अब भी वैसा ही अचूक था जैसा बचपन में भील बच्चों के साथ तीर चलाते समय था। उन्होंने कई पुलिसकर्मियों को घायल कर दिया। जब आखिरी गोली बची तो उन्होंने उसे खुद पर चला दी। उन्होंने अपनी कसम खाई, वो जिंदा कभी अंग्रेजों के हाथ नहीं आए। उनका नाम आजाद था और वे सच में आजाद ही रहे। हमारा ये बुलेटिन यहीं खत्म होता है। आगे आप देख सकते हैं नया सवेरा। मुझे अनुमति दें, लेकिन आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।